Good evening, sir. Very, very good evening. Please take your seat. Thank you. बैठिए। यही कोड जब तक आप इंटरव्यू दे रहे हैं आपकी पहचान होगी। जी सर। इसी के माध्यम से आप अपना परिचय दीजिए, जिसमें आपको अपनी पर्सनल जो जानकारी है, नाम है, स्टेट का नाम है और जाति और धर्म शेयर नहीं करना है, ठीक है? सर मेरा कोड 1920 है। सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है और उसके बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से फिज़िक्स में किया है। उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही साथ अभी वर्तमान समय में मैं मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ और मैंने इसमें नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं? जी सर। और पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल भी है ना? जी सर। तो फिजिक्स में आपने किया हुआ है, पीजी किया हुआ है। जी सर। कुछ बातें ज़रा से बताइए हमको जी सर। कि मंदिर की जो घंटी होती है, कभी बजाया है? जी सर। वो गोली क्यों बनाई जाती है? माफ़ कीजिए सर, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगा। ये कुछ फिजिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई होता हो? सर मैक्सिमम वाइब्रेशन का साउंड जो है उस आकार में आता होगा, इसलिए। चौकोर बनाए तब भी दीवारों से टकराएगा तो आकार साउंड आएगा। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा चलिए, एक और चीज़ बताइए। जब हम पुराने ज़माने में लोहे की कील नहीं होती थी या बहुत रेयर मिलती थी, तो जो बेड बनाए जाते थे उसमें लोहे की कील की जगह लकड़ी की कील प्रयोग में लाई जाती थी। जी सर। और आज जब हम बेड बनाते हैं तो वहाँ पर लोहे की कील लगा दी जाती है, इजली मिल जाती है और अवेलेबल भी है। लेकिन दोनों की कील लगाए जाने पर किस बेड की लाइफ ज़्यादा होगी? लकड़ी के बेड में लकड़ी की कील लगाई गई हो या लकड़ी के बेड में लोहे की कील लगाई गई हो? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ी है? जी सर। किसकी? एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा की। जी। क्या उसकी खासियत है? सर उन्होंने मतलब बड़ी ही आसान शब्दों में बहुत ही एक्सपेरिमेंटल मेथड से चीज़ों को, फिजिक्स के फिनोमेना को समझाने का प्रयास किया है। पॉलिटिकल साइंस रखने का कुछ क्यों आपने फिजिक्स से पॉलिटिकल साइंस चूज किया? सर इसके मुझे दो कारण लगते हैं। सर्वप्रथम सर मेरी पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि, और दूसरा सर इस सब्जेक्ट की जो उपयोगिता है, चाहे वो सिविल सेवा यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, तो उसके मेंस में, प्रीलिम्स में काफ़ी है। और काफ़ी सीनियर से कंसल्ट करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि फ़िज़िक्स से ज़्यादा उपयोगिता पॉलिटिकल साइंस की रहेगी, और रुचि के आधार पर भी। अच्छा, यथार्थवाद क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? जी सर। यथार्थवाद, रियलिज़म। जी सर, रियलिज़म का कॉन्सेप्ट सर आफ्टर 1939 सेकेंड वॉर के स्टार्ट होने के बाद आया था, जो ये कहता है कि लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है, जो पीस को इस्टेब्लिश करने की बात करता है, वो सत्य नहीं है। क्योंकि लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई यूरोप में, तो और उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो यथार्थवाद का कहना ये है कि नेशंस का जो नेचर है आपस में, वो ऑलवेज स्ट्रगल फॉर वॉर है। वो एक दूसरे के साथ कभी कोऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हाइंस मॉर्गेंथ्यू ने अपनी थ्योरी दी, फिर केनेथ वॉल्श ने स्ट्रक्चरल रियलिज्म दिया, तो इसके पश्चात अभी न्यू रियलिज्म। चलिए उसी चीज़ से हम एक चीज़ को जोड़ते हैं। आपने देखा लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। आज जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जी सर, यूएनओ की रोल रसिया यूक्रेन वार को रेस्पेक्ट में देखा जाए तो एक तरह से ख़त्म हो चुका है, या उसके प्रयास असफल साबित हुए हैं। तो क्या लगता है कि जो उस समय की सिचुएशंस थे, उस समय उसी तरह की सिचुएशंस फिर एक बार क्रिएट हो रही है? उस समय भी आपने देखा होगा 1929 से लेकर 32 के बीच में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया था, और अभी जिस तरह के प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है, तो क्या ऐसा लगता है क्या कि उस समय जो हमें कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वो घटनाक्रम फिर से रिपीट हो रहे हैं नए संदर्भों में, और उस तरह के परिदृश्य फिर देखने को मिल सकते हैं? सर जैसा मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो वैसी परिस्थितियां होंगी, लेकिन वो इस समय की परिस्थिति उस 20वीं शताब्दी की परिस्थिति से अलग होगी।
क्योंकि अभी हमारे चैलेंजेस अलग हो चुके हैं, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का समय है। कंट्रीज़ एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू 20वीं शताब्दी। नहीं, उस समय भी जो आप देखेंगे जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था ग्लोबल, वो भी कंट्री ग्लोबलाइजेशन, उस समय के ग्लोबलाइजेशन के रेस्पेक्ट में ही आया था। जी जी। और उसमें बचा कौन था? रसिया, जिसने सोशलिज्म अपना लिया था। ग्लोबलाइजेशन तो उस समय भी था सर। इस रूम में नहीं। जो कोलोनियलिज्म था वो भी एक प्रकार का ग्लोबलाइजेशन ही है। जी। मार्केट तो कनेक्ट था ना। लेकिन सर अभी जो नियो लिबरलिज्म है अभी ज़्यादा हावी है, वो कंसेप्ट उस वक्त नहीं था। और सर मुझे लगता है कि इस समय जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल डाइल्यूट हो रहा है, और नेशन स्टेट का जो आइडेंटिटी है वो ज़्यादा ही अभी प्रभावित कर रही है फैक्टर्स को। और सारे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो रशिया हो, यूएस हो, चाइना हो, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ना ध्यान में रखते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट के हित में काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ग्लोबल रिसेशन और वैसी परिस्थितियां आए, लेकिन ये परिस्थितियां 20वीं शताब्दी से काफ़ी अलग होंगी। ठीक है। कॉमन सिविल कोड के बारे में। जी सर। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में बताया गया है, जिसके अनुसार हर एक धर्म के लिए एक कॉमन पर्सनल लॉज होंगे। उसमें इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, इस तरह के सबके लिए कॉमन लॉज होंगे, जो कि वर्तमान समय में अलग अलग धर्म के अनुसार उसको देखा जाता है। अभी क्या लग रहा है आपको कि इसमें क्या समस्या, चुनौतियाँ क्या है? सर ऐसा मुझे लगता है करते हैं कि समान नागरिक संहिता आ जानी चाहिए। सर मुझे लगता है अभी वर्तमान संदर्भ में अभी इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसको सोसाइटी के लेवल पर इसमें डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आपने जब टिप्पणी की थी जी कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सबसे पहली बार हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन सर मुझे लगता है कोई भी अगर बदलाव आता है, अगर वो बॉटम अप अप्रोच के साथ आए, लोगों से डिमांड आए, सोसाइटी से डिमांड आए, तब वो ज़्यादा ही दूरगामी होता है। तो इसलिए सर मुझे लगता है कि अभी हमारी सोसाइटी उतनी मैच्योर, उतनी परिपक्व नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी तो ये बताइए कब मैच्योर होगी? 75 साल हो गए, 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ गुजर गई, कितना टाइम चाहिए मैच्योर होने के लिए? कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं कब तक मैच्योरिटी आएगी? सर मुझे लगता है कि आने वाले 8-10 सालों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन जो है अभी हमारे कंट्री का इम्प्रूव हो रहा है। तो अगर एजुकेशन डेवलपमेंट होगा तो लोगों में एक क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, तो आने वाले 8-10 सालों में ये। आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, लोग फंडामेंटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, कट्टरता की तरफ जा रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों में धार्मिक कट्टरता देखने को मिल रही है। सर मैं मान सकता हूँ ऐसा कुछ इंस्टेंसेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन ये लार्जली सत्य नहीं है। एजुकेशन जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालता है, लेकिन इसके 1-2 अपवाद हो सकते हैं। अभी जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि अभी की जो स्थिति, उसमें ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक नफरत की राजनीति और बहुत ही सोशल मीडिया में कॉमन मैन की बहुत सारे हेट स्पीचेस और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इसका क्या कारण है? सर इसका मैं अगर सर्वप्रथम कारण देखूं तो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई है हमारे देश में। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आप नकारात्मक रूप में देखते हैं, मतलब हमेशा इस तरह की हेट और नफरत को जन्म देगी? नहीं सर, हमेशा नहीं, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट एक्शन ना लें तो इस पर बढ़ावा मिलता है इसको। अस्मिता की राजनीति पॉलिटिकल साइंस में बड़ा उसको हाथों हाथ लिया गया, फिर आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? सॉरी सर। किसान का अधिकार किसान के द्वार, उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत स्लोगन है। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पारदर्शी किसान सेवा योजना के जी सर, सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जी क्या है? सर, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है।
ये कब संविधान में इसको घोषित किया गया? सर संविधान में इसको 1950s में जोड़ा गया था। एग्जैक्ट सर मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट ईयर। और ये आर्टिकल 311 सॉरी सर मैं भाषा संबंधी जो उल्लेख है उस संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं, उनके उसके विकास के, उसके पुनरुद्धार के? सर आर्टिकल 340 341 343 to 351। ओके सर। जो साहित्यिक संस्थाएं जी कुछ बता पाएँ कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, जो सोशियो कल्चरल जो पूरी एक पॉलिटिक्स राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में इसमें उन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस में आप नेट JRF भी हैं, जी जी तो मुझे लगता है आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। सर जो मतलब एक बार मैं जो साहित्यिक संस्थाएं हैं जिनका कि सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान में एक बड़ी भूमिका रही और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर के जो मुख्य हमारे लीडरशिप थी जी जी उनका भी सीधा संबंध उन संस्थाओं से था। इन्हीं उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी संस्थाओं का नाम लीजिए जो दोनों हमारे हेरिटेज कल्चरल हिस्ट्री है दोनों शहरों की, और उन दोनों जगहों पे वो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ये मैं आपको क्लू दे रहा हूँ ताकि उसको आप बता पाएं। सॉरी सर राष्ट्रपिता का संबंध किस हिंदी की साहित्यिक संस्था से रहा है उत्तर प्रदेश में? सॉरी सर हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में कुछ बताएंगे आप? सॉरी सर नहीं पता है। जो सरकार की 5 पॉलिसी आप बता सकते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो आप कह सकते हैं कि सरकार का बहुत महत्वपूर्ण? सर मैं इसको 3 सेक्टर्स में लेना चाहूँगा। जैसे प्राइमरी सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर में उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है उत्तर प्रदेश कृषि समन्वित विकास योजना। तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश को अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अनुसार उसमें खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके अनुसार क्या होगा कि अगर जहाँ पर जैसी सॉइल होगा, जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा इरिगेशन की आवश्यकता होगी, तो इससे कि उस प्रकार खेती करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो एक ये सबसे अच्छी स्कीम है मुझे लगा। और एक महिला उत्थान के लिए स्कीम है सर कन्या सुमंगला योजना, जिसमें 6 चरण में 15,000 रुपये कन्या शिक्षा के लिए और उनके न्यूट्रिशन के लिए दिए जाते हैं। तो ये एक योजना है। और एक अगर मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करूं तो बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, या एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई जो स्कीम्स हो गई जिसमें लोन प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट, वो हो गई। और सर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम हो गई, जिससे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो एक वो स्कीम हो गई। और सर अगर मैं सर्विस सेक्टर में देखूं तो सर्विस सेक्टर में हेल्थ के क्षेत्र में एम्स स्थापित किए हैं उत्तर प्रदेश ने 2 अभी तक। और हर एक ज़िले में हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सुदृढ़ कर रहे हैं। और सर टूरिज़्म के सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, तो उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, ख़ास करके रिलीजियस टूरिज़्म और या रूरल टूरिज़्म। तो ये सब है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन से ऐसे 3 ज़िले हैं जी जिनके प्रोडक्ट्स पे काफ़ी गवर्नमेंट प्रभावित है, मतलब जो पॉलिसी मेकर है उनको भी लगा है कि नहीं ये बहुत अच्छा फैसला? सर मुझे लगता है भदोई की कारपेट, भदोई का कारपेट, और आगरा कानपुर का लेदर प्रोडक्ट्स उन बहुत फेमस है। और सर फिरोज़ाबाद के चूड़ियों का काम जो होता है ग्लासवेयर वर्क्स। और 2 जोड़ने के लिए कहा जाए तो सर मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स, और सर गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स। आपका कोड क्या है? सर 1920। 1920। तो मिस्टर 1920, कार्यपालिका का जेल न्याय शास्त्र न्यायपालिका के बेल क्षेत्राधिकार से कहीं अधिक प्रभावी दिखाई देता है।
क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सॉरी सर, क्या मैं ये क्वेश्चन इंग्लिश में रिक्वेस्ट कर सकता मैं बता देता हूँ, द जेल प्रूव्ड jurisprudence of executive is greater than bail jurisdiction of judiciary. Do you agree with this statement? सॉरी सर, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जी कार्यपालिका के द्वारा विभिन्न राज्यों में केस दर्ज कर दिया जाता है, आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, और जब आप न्यायपालिका के पास बेल लेने के लिए जाते हैं तो न्यायपालिका आपको टिप्पणी करती है लेकिन आपको बेल पर नहीं देती है। तो क्या यह जो जेल जूरिस्प्रूडेंस है एग्जीक्यूटिव का, क्या यह ग्रेटर हो गया है जुडिशियरी के बेल जुरिडिक्शन से? सर, मुझे लगता है कि ये कार्यपालिका और न्यायपालिका में डेमोक्रेसी में ऐसे द्वंद्व होते रहते हैं, लेकिन कार्यपालिका को ऐसे जो निर्णय हैं वो बहुत ही समझदारी से लेने चाहिए, जिससे कि एक चेक्स एंड बैलेंस दो ऑर्गन्स में बना रहे। अभी रिसेंट के इंसिडेंट में आपने देखा होगा कि चाहे नुपुर शर्मा का मामला हो या जिग्नेश मेवानी का मामला हो, विभिन्न राज्यों में केस दर्ज कर दिए गए। गिरफ्तारी के लिए पुलिस घूम रही है, लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है ना। लेकिन जब यही जाती हैं, अभी इसी केस को दूसरे नज़रिए से देखें, जब यह न्यायपालिका के पास राहत के लिए जाती है तो न्यायपालिका द्वारा अपने क्षेत्र को क्रॉस करके टिप्पणी कर दी जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि न्यायाधीशों के द्वारा किसी भी मामले की मेरिट की सुनवाई न करके उससे जुड़े हुए व्यक्ति के ऊपर निजी टिप्पणी करना न्यायपालिका के स्तर को गिरा रहा है? जी सर, मुझे लगता है कि न्यायपालिका को व्यक्तिगत स्तर पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, और जितने भी फैक्ट्स हैं, एविडेंस है, उनके आधार पर एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन देना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपका है ना? जी सर। बहुसंस्कृतिवाद क्या है? सर, हम समाज में अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। जैसे भारत ही है, तो भारत में अलग अलग संस्कृति समाज के लोग पाए जाते हैं। तो इंडिया को एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बोल सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, रेस, एथनिसिटी के लोग एग्जिस्ट करते हैं। और मल्टी प्लूरलिज्म क्या है? सॉरी सर, मैं रिकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी भारत की है, हाँ हाँ, इसका ओरिजिन भारत में हुआ है। आप पॉलिटिकल स्तर में वैल्यू के लिए आप पॉलिटिकल साइंस की इशू। सॉरी सर। चलिए एक चीज़ बताइए, पूर्ण सुरक्षा की चाह पूर्ण असुरक्षा की ओर ले जाती है। वर्तमान में विश्व के सब में जो घटनाएं घटित हो रही है, उसके संदर्भ में इस कथन को आप कहाँ तक सही पाते हैं? जी सर, इस कथन को पूर्ण सुरक्षा की चाह पूर्ण असुरक्षा की ओर ले जाती है। सर, इस कथन को मैं, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है उसके संदर्भ में मैं सही देख रहा हूँ, क्योंकि रशिया का जो आक्रमण हुआ यूक्रेन पर, वो पूर्ण सुरक्षा की चाह में हुआ, लेकिन सर वो अपनी प्रेस्टीज को, पावर को बनाए रखने के लिए वॉर को बहुत ही आगे तक बढ़ा रहा है, और किसी भी पीस डील पर पहुंचने के लिए दोनों ही कंट्री एग्री नहीं हो रही हैं, जिससे कि वर्ल्ड में जो आर्थिक रूप से भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है। और रसिया पूर्ण सुरक्षा चाह रहा था या पूर्ण सुरक्षा की चाह यूक्रेन की थी? रसिया तो अपने आप में सफिशिएंट था, उसको क्या पूर्ण सुरक्षा चाहिए? पूर्ण सुरक्षा तो यूक्रेन चाह रहा था, तभी तो वो नाटो की सदस्यता लेने के लिए अड़ा हुआ था, क्योंकि उसे डर था रसिया से। और अंतिम में क्या हुआ? उसे पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन तो दिया गया यूएसए और नेटो के द्वारा, लेकिन उसको बीच में कहते हैं चने पे चढ़ा करके पीछे निकल लिए, भुगतना तो यूक्रेन को पड़ा। रसिया को किससे पूर्ण सुरक्षा चाहिए? सर, रशिया को नाटो से सुरक्षा चाहिए थी। नाटो के लिए सफिशिएंट है। जिस रसिया ने 1960s में यूएसए को उसके घर पे चढ़ के क्यूबा में मिसाइल लगा दिया, तो वो अभी भी इतने प्रतिबंधों के बावजूद जो रूस है वो अभी भी टाइट है, उसका रूबल बहुत स्ट्रांग है, तो उसे पूर्ण सुरक्षा नहीं चाहिए था। खैर, अफस्पा के विषय में क्या जानते हैं? सर, अफस्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है। प्रोटेक्शन एक्ट है या पावर एक्ट है? स्पेशल पावर्स एक्ट है, सॉरी। क्या है इसमें, क्या स्पेशल पावर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के पास? सर, इसमें आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स इस संदर्भ में दिया गया है कि वो बिना किसी रिपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज किए हुए किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, अगर ऐसा शक हो
कि वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है या उग्रवाद की गतिविधियों में संलग्न है। और सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुछ एरियाज़ को डिस्टर्ब एरिया घोषित करता है, उन्हीं एरियाज़ में ये। भारत में कहाँ कहाँ लागू है अभी अफस्पा, किस किस स्टेट में? सर एक जम्मू कश्मीर में, और सर नागालैंड, मणिपुर का कुछ एरिया, और अरुणाचल प्रदेश। असम में भी लागू है? जी नहीं सर, असम मेघालय में नहीं। मेघालय नहीं, मिजोरम में सर है। जब अभी अफस्पा फिर से चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये कानून तो 1958 का है। इरोम शर्मिला ने 2000 में इसको लेकर के प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करा 2016 तक। अभी रिसेंटली यह चर्चा में क्यों? सर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी और सरकार से बोला था कि इसके प्रोविज़न्स को डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। हम बाकी जैसे कि यूएपीए एक्ट है तो इन सब को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और अफस्पा को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी या सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट से पूरी तरह अफस्पा हटा लिया गया? एक घटना घटित हुई थी जिसमें नागालैंड के मोन जिले में 13 लोगों को एम्बुश लगा करके गोली मार दी गई, है ना? जी सर। ये बताइए, आपके शहर की 4 प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सर मैं सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ कि क्योंकि हमारा शहर एक इंडस्ट्रियलाइज है एरिया है, तो वहाँ सर पोल्यूशन की समस्या बहुत है, एयर पोल्यूशन की समस्या बहुत है। दूसरी समस्या सर मैं चाइल्ड लेबर की देखता हूँ, और सर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ा उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। और एक और अगर मैं बताना चाहूँ तो एजुकेशन का क्वालिटी लेवल जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? आपने जो भरा है हायरार्की, उसमें नंबर 1 पे कौन सा जॉब? सर एसडीएम। नंबर 2 पे? दूसरे पे डीवाईएसपी। तो अगर जो आपका सिलेक्शन होगा वो क्या एसडीएम के पद पे होगा? नहीं सर, किसी भी पद पर हो सकता है। मान लिया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल जाता है, तो आपका मूल पद क्या होगा? एसडीएम? सर डिप्टी कलेक्टर। क्या फ़र्क है एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में? एसडीएम जब होता है तो वो एक सब डिवीज़न के लेवल पर काम करता है, तब उसको एसडीएम बोलते हैं। उसको कुछ न्यायिक अधिकार होते हैं जिसमें वो आईपीसी की धाराओं के तहत काम कर सकता है। वो जैसे सीआरपीसी की धारा 144 है, 145 है, 1078। और सर जब वो रेवेन्यू मैटर्स में काम करता है तब उसको डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। जैसे कि क्या बिना डिप्टी कलेक्टर हुए कोई व्यक्ति एसडीएम अपॉइंट हो सकता है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। जब यूपी में पुलिस सिस्टम की दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, एक कमिश्नरेट सिस्टम चल रहा है, एक एसएसपी सिस्टम चल रहा है, क्या फ़र्क है दोनों में? सर कमिश्नरेट सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एंड ऑर्डर दोनों पावर्स जो हैं वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे दी गई हैं, और जो एसएसपी सिस्टम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग रखा गया है। अलग अलग रखा गया? लॉ एंड ऑर्डर भी तो एसएसपी सिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर भी तो उसी के हाथ में रहता है। जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव तो वैसे भी कमिश्नरेट रहेगा, तब भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उसको तो करना ही, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट का चीफ है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अपने डिपार्टमेंट का करना ही करना है। जी। बेसिक डिफरेंस क्या है? सॉरी सर। बेसिक डिफरेंस मजिस्ट्रेरियल पावर का है। एसएसपी सिस्टम में एसएसपी के पास मजिस्ट्रेट के पावर्स नहीं होते हैं। अगर उसको 144 इम्पोज करना है तो डीएम से ऑर्डर लेगा तभी इम्पोज होगा। कमिश्नरेट सिस्टम में वो जब चाहे कमिश्नर डिसीजन लेकर के 144 इम्पोज कर सकता है। उसके बाद आर्म्स का जो लाइसेंस रिलीज़ किया जाता है सुपरिटेंडेंट सिस्टम में, वो रिलीज़ जब भी करेगा डीएम करेगा अपने हस्ताक्षर से। कमिश्नरेट सिस्टम में वो कमिश्नर करता है। ठीक है जी सर, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि अभी यूपी सरकार के द्वारा जी सर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? सर एक तो जैसे अभी मैंने बताया कन्या सुमंगला योजना, दूसरी सर एक महिला सामर्थ्य योजना चलाई जा रही है। तो सर उसमें
वुमेन SHGs को प्रमोट किया जा रहा है डेयरी सेक्टर में। तो और सर एक पिंक बूथ चलाए जा रहे हैं जिससे कि महिलाएं जो हैं वो रिपोर्ट बड़ी आसानी से दर्ज कर पाएँ। एक पुलिस को वुमेन फ्रेंडली पुलिस बनाने की एक मुहिम चल रही है। और मिशन शक्ति भी कोई है? जी सर, मिशन शक्ति है जिसमें अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध, कोई ऐसा अच्छा, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है? मान लिया अगर हम कंपैरिजन करें तो वेस्टर्न यूपी तो फिर भी इंडस्ट्रियलाइज्ड है। जी सर। ईस्टर्न यूपी में जाएंगे तो वो या तो एग्रीकल्चर बेस्ड रहता है, या कहीं जहाँ कहीं गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदानी पार्ट पड़ता है वहाँ तो अभी के सीजन में बाढ़ ही आ जाती है। जी। तो फिर क्या है, मतलब पिछड़ेपन के कारण क्या है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन होने के? सर एक मैं सबसे बड़ा कारण देख रहा हूँ कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो इसके कारण इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाई हैं हिस्टोरिकली, एक ये रीज़न है। और सर जो डेवलपमेंट हुआ है जितना उत्तर प्रदेश का, वो अनइवन डेवलपमेंट हुआ है। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की ही बात करें तो पश्चिमी भाग में ज़्यादा प्रभावी रहा और पूर्वी भाग में उतना प्रभावी नहीं रहा। और बुंदेलखंड का एरिया जो कि एक सूखाग्रस्त उसको माना जाता है, तो उसमें भी डेवलपमेंट के पोटेंशियल नहीं देखे गए, जो कि अभी वर्तमान सरकार में अलग अलग स्कीमों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके विकास किया जाए उत्तर प्रदेश का। सागर इनिशिएटिव के विषय में कुछ जानते हैं? क्या है ये? सर ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये भारत सरकार की एक मुहिम है जिसमें वो सर इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशियन रीजन में कंट्रीज़, छोटी आइलैंड कंट्रीज़ जैसे सेशेल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, इनके साथ अपने आपसी संबंध सुधार रही है जिससे कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जा सके। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वुल्फ वॉरियर पॉलिसी बड़ा चर्चा में है अभी, क्या है ये? सर ये चाइना के संदर्भ में न्यूज़ में है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जो चाइना छोटी कंट्रीज़ के साथ इस्तेमाल करता है। क्या है ये? इस्तेमाल तो करता है लेकिन है क्या डिप्लोमेसी? इसमें कुछ होंगे ना, प्रोसेस होंगे, तभी तो इसको नाम दिया गया वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। सॉरी सर, एग्जैक्टली अभी मैं नहीं बता पाऊँगा। आप फिरोजाबाद से हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है वहाँ का? सर ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स। ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते होंगे? सर सबसे प्रथम तो चूड़ियाँ और सर ग्लास के बाकी सामान जैसे साज सज्जा के सामान और ग्लासेस, ये सब। गवर्नमेंट ने इसको नॉमिनेट करने के बाद कुछ बेहतर स्कीम चलाई हैं जो आपको नज़र में हो कि चूड़ियों के लिए या फिर ग्लासवेयर्स के लिए स्पेसिफिकली इस समय? सर ऐसा देखा गया था कि जो ताजमहल का जो कलर है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो जो उसके आसपास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसकी वजह से बढ़ रहा था। तो फिरोज़ाबाद क्योंकि ताजमहल के काफ़ी करीब आता है, 40-50 किलोमीटर, तो भारत सरकार ने सर ताज ट्रेपेजियम जोन की घोषणा की थी। तो उसका उस एरिया में फिरोज़ाबाद के ऑलमोस्ट लगभग 90% इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो भारत सरकार ने एक नीति अपनाई है ताज ट्रेपेजियम जोन में कि किसी भी इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन नहीं होगा, नेचुरल गैस बेस्ड प्रोडक्शन होगा। तो सर इससे फ़ायदा ये हुआ है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। पहले जो उत्पाद एक फ्यूल में जो खर्चा है वो कम हुआ है और उत्पादकता बढ़ी है। तो इससे सर इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस चूड़ियों की हो या तो ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स की हो, उसकी बढ़ी है। तो कुछ बेहतर सुझाव बताएंगे? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत एम्बिशियस प्लान है जी गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट्स फ्रूटफुली शो नहीं हो रहे हैं। आपके नज़र में कुछ उसके डिमेरिट्स से आप ऐसे सजेशन कर सकते हैं कि क्या? सर मुझे लगता है सप्लाई चेन प्रोडक्शन के बाद भी उसका रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। आप बताएं। जी सर, अभी मुझे लगता है कि अभी इस स्कीम को इतनी जल्दी जज करना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी ये इन्फेंट स्टेज में, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में और मुझे लगता है जो किया जा सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हम बाकी स्टेट के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं जिससे कि एक सप्लाई चेन बनाया जा सके, डिमांड सप्लाई को इंटीग्रेट किया जा सके। और सर मुझे लगता है कि जो अन्य देश हैं उनके साथ भी हमें एक एग्रीमेंट करने चाहिए
भारत सरकार के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय संबंध बनाने चाहिए, जिससे कि हम प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा प्रमोट कर सकें। अभी एक इंटरनेशनल कंट्री ने मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को फॉलो किया है, सॉरी सर। सिंगापुर। कुकिंग और बैडमिंटन आपका हॉबी है? जी सर। फेवरेट प्लेयर कौन है बैडमिंटन का? सही वर्तमान समय में लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन। जी सर। फीमेल? फीमेल में पीवी सिंधु। 5 नाम बताएंगे क्या फीमेल बैडमिंटन में? जी सर। साइना नेहवाल, पहला तो पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और ज्वाला गट्टा, अश्विनी पोन्नप्पा और सर सॉरी सर 5वां मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। यूपी में बैडमिंटन के प्रोग्रेस के ना होने का वजह क्या समझते हैं? सर यूपी में बैडमिंटन और खेल के उतना डेवलप ना होने की मैं एक वजह सबसे देखता हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी उपलब्ध नहीं है, तो जिससे कि एक जो ग्रास रूट लेवल पर जो टैलेंट उभर के आना चाहिए उसको जो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्टेडियम डेवलप किया जाएगा जो कि सबके लिए ओपन होगा। तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। और सर इसके अलावा मुझे लगता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी सर फंडिंग का इशू है। स्पोर्ट्स में उतना फंडिंग हमारी सरकार अभी नहीं करी जितना आवश्यकता है। आपका फेवरेट मास्टर शेफ क्या कौन है? सर संजीव कपूर। सबसे बेहतरीन क्या होता है संजीव कपूर का? सर वो जितनी सरलता से चीज़ों को, रेसिपीज़ को बताते हैं और जितना मतलब आसानी से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं जो घर में आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो मुझे उनकी वो खासियत अच्छी लगती है। आप क्या बनाते हैं? सर मैं वैसे तो मीठा बनाना पसंद करता हूँ, तो सर गाजर का हलवा या फिर लौकी का हलवा ये सब मैं बना सकता हूँ। अच्छा, अभी एक फ्रीबीज पॉलिसीज़ के बारे में बात हो रही है कि फ्रीबीज स्कीम चल रहे हैं। जी सर। रेवड़ी जी। गवर्नमेंट ऐसी बातें हो रही हैं। एक वेलफेयर स्टेट में ये क्या है, ये ठीक है, रिलेवेंट है कि नहीं है? वेलफेयर स्टेट जहाँ पे लोग इतनी गरीबी में हैं, खाने के लिए और इसके लिए परेशान हैं, तो फ्रीबीज को क्या जस्टिफिएबल है? जी नहीं सर, मेरे अनुसार ये फ्रीबीज को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इससे, जैसे अमर्त्य सेन ने बोला है, हमको अगर डेवलपमेंट करना है तो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को, ना कि हमको कुछ फ्रीबीज देना चाहिए। कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने से लोग अपने डेवलपमेंट में खुद भागी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच ज़्यादा रेलिवेंट है फ्रीबीज देने के। कौशिक बसु का नाम सुना है आपने? जी सर। और अमर्त्य सेन और कौशिक बसु का क्या कंट्रोवर्सी था, कुछ बताएंगे? सॉरी सर। अभी अमर्त्य सेन के आइडियाज़ को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा लगभग, आपको क्या लगता है? जी नहीं सर, मुझे लगता है कि ये रेलिवेंट रहेंगे, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट। अभी पॉलिसीज़ में कहीं उनके अप्रोच को नज़र आ रहा है? जी सर। आपने बताया इसलिए मैं उस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर जिस तरह से भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ही शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर काम कर रही है और सर स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है, तो ये सर कैपेबिलिटीज ही डेवलप करने का ही प्रोग्राम है, जो कि भविष्य में चलकर काफ़ी इसके दूरगामी अच्छे परिणाम हो सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जी जी क्या है? सर पीएम किसान सम्मान निधि भारत सरकार की योजना है, जिसमें किसानों को 6,000 रुपये सालाना 3 किश्तों में दिए जाते हैं, और एक तरह से इनकम सपोर्ट है उनको इनपुट खरीदने के लिए। और जी सर। ये क्या, इसको आप फ्रीबीज में चेक करेंगे कि कहाँ रखेंगे इसको? जी सर, मैं इसको फ्रीबीज में काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि सर अगर हम WTO की सर सब्सिडीज़ की बात करें तो सर ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ में आता है। अगर हम इनकम सपोर्ट देते हैं तो जिससे कि हमारे सबसे बड़ी समस्या कृषि क्षेत्र में यही है कि फंड्स की कमी है, किसान लोन्स में बहुत अपना दबा हुआ है, तो ये सपोर्ट देने से उसकी
जो है इनकरेजमेंट होता है और उत्पादकता में बढ़ावा होता है, ऐसा देखा गया। कोई स्कीम ऐसी है जिसको आप फ्रीबीज में रखेंगे? पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की बात करूँगा सर, जैसे कि जी सर वो पंजाब सरकार जो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी सर 300 यूनिट तक जो फ्री दे रहे हैं सर। हाँ सर, जो पंजाब में अभी किया गया है सर, मैं उसको फ्रीबीज मानता हूँ। उसमें सर एक जी सर, उसमें सर सब्सिडाइज कर सकते हैं हम रेट्स, लेकिन फ्री में देना सर भी है वो। सर 300 यूनिट तक फ्री बोला उन्होंने। अनटचेबिलिटी के ऊपर गांधी जी का एक अप्रोच था, एक अम्बेडकर जी का अप्रोच जी था। जी। आप उन दोनों में किसको प्रिफर करते हैं? सर मैं अम्बेडकर की अप्रोच को, डॉक्टर अम्बेडकर की अप्रोच को प्रेफर करूँगा, क्योंकि सर गांधी जी भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। बताइए हाँ, कि यहाँ पर ऐसे करके वैसे तो सर दोनों ही लोग अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, लेकिन अम्बेडकर का कहना ये था कि अनटचेबिलिटी का मूल कारण कास्ट है। अगर कास्ट को ख़त्म नहीं किया गया तो अनटचेबिलिटी जड़ से ख़त्म नहीं की जा सकती है। और गांधी का था कि वर्णा सिस्टम को वो सही ठहराते थे। तो मुझे लगता है कि अम्बेडकर की बात इस यथार्थ में सत्य है, क्योंकि कास्ट ही कारण है अनटचेबिलिटी का, और जो सोशल स्टेटस होता है वो आजकल कास्ट के रूप में ही देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। मान लीजिए कि देखिए 15 अगस्त आ रहा है, ठीक है, और आपके सीनियर अधिकारी कहते हैं भाई अपने क्षेत्र में आप इस डीएम है और साफ सफाई पूरी तरह करानी है और फंड अलॉट नहीं होता है और कराना जरूरी है, कैसे काम करेंगे? सर अगर फंड अलॉट नहीं किए जा रहे हैं तो मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा सर्वप्रथम कि अथॉरिटीज़ से कि आवश्यकता के अनुसार मुझे फंड अलॉट किए जाएं, रिक्वेस्ट करूंगा हायर। तो सर इसके मैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखना चाहूँगा। तो सर इसमें मैं एक कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच अपना सकता हूँ, जिसमें एक ऐसा लोगों से ही डिमांड की जाए। जैसे सर एक आईएएस थे स्मिता सबरवाल, साउथ में है किसी शायद तेलंगाना में, स्टेट में माफ़ कीजिएगा एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। तो उन्होंने सर फंड योर सिटी कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसके अनुसार उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सड़क बनाने के लिए लोगों से फंडिंग की गुहार की थी, और वो काफ़ी सफल साबित हुआ था। तो मैं इसको एक केस स्टडी लेते हुए ये ऐसा प्रयास अपने डिस्ट्रिक्ट में करना चाहूँगा। थैंक यू सर।